हथेली पे रखे नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे रख के नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है मेरे भाई, टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो वेलकम अगेन स्पिन अकेडमी यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के समंदर में इसमें गोते खाएंगे, है ना। तो ये जो समंदर है अपना, ये आज टकराने के लिए तैयार है पत्थरों से, और आज हम इसे फिनिश करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट फिनिश करेंगे इसको। इस एक सेशन के अंदर डीप ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे, ऐप पढ़ेंगे, और उसके पीवाईक्यूज जो है उन पे बात करेंगे। मैं पहले ही आपको बोल दूं कि इस सेशन के अंदर मैं जो बातें आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा डायरेक्ट वहीं से उसी से ही, मतलब मैं पूरा एनालिसिस करके ये बता रहा हूं आपको कि भाई क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहे हैं, है ना। तो जो जो मैं जिसकी बात करूंगा वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस है। हाँ देखिए जरा, क्वेश्चंस जो है वो भी खूब सारे क्वेश्चंस लेके आए अपन लोग, बात करने वाले हैं, है ना। ये देखिए देखिए जरा, कितने कितने क्वेश्चंस है ना, खूब क्वेश्चंस है। तो ये सब क्वेश्चंस किस बेस पे बने हुए हैं उन पे अपन बात करेंगे। तो भाई देखो, आज के सेशन में हम पूरा कंप्लीट डी ब्लॉक पूरा फिनिश करेंगे, पूरा का पूरा, है ना, पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और प्लीज आपको देखो, अभी तक जो सेशन अपने चल रहे हैं, इससे पहले वाले अपन ने ये कंप्लीट 7 लेक्चर है, यानी 7 लेक्चर का मतलब 7 चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले जितने चैप्टर्स थे वो सारे अपन ने फिनिश कर दिए हैं, है ना। लगभग लगभग इसके 6 पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 7 है और 3 और बचे हुए हैं 12th क्लास के लिए। तो बोर्ड को तुरंत ध्यान में रख के उस तरह से बनाया गया है। तो अपन जो है पूरा फिनिश करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। और आपको अगर ये फायदा हो रहा है इस लेक्चर से, इस सेशन से जो मैं बना रहा हूं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, कहाँ मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना। पी क्या है, एस क्या है, एफ क्या है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड में कौन होता है, एस ब्लॉक होता है। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जो है वो कौन होगा, आपका डी ब्लॉक होगा। कौन होगा मेरे भाई, डी ब्लॉक होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, 3D सीरीज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 5D, और इसको क्या बोलेंगे, 6D सीरीज बोलेंगे। आई होप कि डी ब्लॉक की पूरी सीरीज समझ में आ गई। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर जो है लेंथेनम होता है। कहाँ पर, इस येलो पर कौन है, लेंथेनम है। और एक्टिनम जो है वो कहाँ है, यहाँ है। क्या बात की हुई अपन ने, पहले जानते, इतना तो आप लोग जानते हो क्योंकि हम कोर क्लास में सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन रैपिड क्लास है और उसमें पीवाईक्यूज फिनिश करने हैं, तो मेरे भाई अपन जो बात करने वाले हैं ना, तो थोड़ा ये जो जो चीज काम की नहीं है उस पर इतना बात नहीं करने वाले, है ना। वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल एकदम आपको पता ही नहीं और अब फिर चल रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना फिर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेंथनम यहाँ से कौन है, एफ ब्लॉक है। क्या है ये, एफ ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक के अंदर जो लेंथेनम और एक्टिनम है, ये भाई डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन से हैं, डी ब्लॉक है। ये एफ नहीं है, ये एफ नहीं है। कौन से हैं, ये दोनों डी है, सिर्फ ये दोनों डी है, ये दोनों डी है ना। तो वो दोनों वहां आएंगे।
एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, कहां से, यहाँ से स्टार्ट है ना। इसका एफ ब्लॉक का पहला आइटम क्या है, सीरियम है, और इधर कौन है, थोरियम है, इधर कौन है, थोरियम है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और इस पूरे सीरीज को लेंथेनम, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ना डी ब्लॉक, इसको आप ये जो एफ ब्लॉक है ये सीरियम से लेकर लुटेटियम तक जो है इस पूरे को, अच्छा ये हाइड हो रहा होगा, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। हाँ, यस, ये पूरा का पूरा जो लुटेटियम तक है इसको पूरा क्या कर दें, उठा के पूरे को इस येलो के अंदर रख दें, किसके अंदर, इसके अंदर रख दो, तो ये पूरा एफ ब्लॉक है ना, एफ 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 ग्रुप है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये वाला थोरियम से लेकर जो है लॉरेंशियम तक जो है इसको अपन एक्टिनम के अंदर रख दें, किसके अंदर रख दें मेरे भाई, एक्टिनम के अंदर रख दें। तो ये दोनों पूरा एफ ब्लॉक जो है डी के अंदर इन दोनों में ही समाहित है, इन दोनों के अंदर ही ये प्रेजेंट है ना, ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि एफ ब्लॉक जो है वो कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, कहां से कहां तक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है कि जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है वो 57 से लेकर 71 तक, 57 से लेकर 71 तक, यानी 57 में तो कौन है, लेंथेनम है, और 58 से लेकर 71 तक ये कौन आ गया, यहाँ इसके अंदर कौन आ गया इस बॉक्स में, पूरा का पूरा, तो यानी 57 भी उसी बॉक्स में है, तो इस पूरे बॉक्स में 71 से लेकर सॉरी 57 से लेकर 71 तक है, 57 से लेकर कहां तक है, 71 तक है। वैसे ही एक्टिनम के अंदर 89 से लेकर 103 तक है, कहां तक, 103 तक है, 89 से लेकर 103 तक जो है वो किसमें, इसके अंदर है। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। यस, और इधर तो आपको ये याद होना ही चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो अपन स्पेशली बात इसी की कर रहे हैं, पी ब्लॉक इधर होता है, ये आपको पता ही है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। देखो भाई, ये आपका कौन सा है, 3D सीरीज है, ये कौन सा है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, और ये नीचे वाला 6D सीरीज है। तो ये पूरा सीरीज तो अपन ने बात कर ही ली है। हाँ, ये कहां से कहां तक है, ध्यान रख लेना। 3D सीरीज कहां से कहां तक होती है, तो ये ध्यान रखना आप, है ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। 4D सीरीज कहां से कहां तक है, ट्रिबियम से लेकर कहां तक है, कैडमियम तक है, कहां तक है, कैडमियम तक है। ठीक है, ये लैंथेनम से लेकर कहां तक है, लैंथेनम से लेकर कहां तक है, मर्क्यूरी तक है, कहां तक है, मर्क्यूरी तक है। ठीक है, और फिर ये एक्टिनम से लेकर कहां तक है, एक्टिनम से लेकर कॉपरनीशियम तक है, कहां तक है, कॉपरनीशियम तक है। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक, आइए इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं। देखो हम बात करने वाले क्या है, ये जो है ये इनको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक है। ये कौन सी है बेटा, डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, ये भी डी ब्लॉक है, दिख रहा है, ये देखो डी है, डी है ना, ये सारा डी है। लेकिन मेरे भाई ये जो है ना, ये कौन सा, ये वाला पूरा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना, कॉपरनीशियम, ये सारे के सारे क्या नहीं है, डी तो है, डी तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ट्रांजिशन। ध्यान से सुन लेना, अब पॉइंट आउट हो रहा है, ध्यान से सुन लेना, ये बात क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ये क्या है, दे आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन नहीं है, डी एलिमेंट तो है, ट्रांजिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर सो ओनली ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा मोर देन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। लेकिन ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन है। क्या है भाई, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये सारे के सारे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि दे आर सो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करेंगे, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का ना। ये एक से ज्यादा, यानी कि ये +2 से लेकर +3 +4 से +7 तक चल रहा है यहाँ पर, है ना, +1 भी इसके अंदर है।
ठीक है ना। तो ये इतनी ऑक्सीडेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी वजह से ये क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। यस, इनका जनरल ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, n-1 d 1 to 10, 1 to 10 और 0 to 0 से लेकर 1 तक। इसे 1 to 2 लिखो, 0 से तो नहीं, 1 to 2, 1 to 2 बेटर रहेगा, है ना। कहां से कहां तक है, 1 to 2 तक है, ठीक है ना, इतना आप लिखना। यस, तो देखो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं तो सिर्फ एक जादू की बात बता देता हूँ, क्या कि आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कितना है, 21 है, 22, 23। तो बस आप तो इससे रिलेशन एक चीज रख लो कि जितना उसका ये 21 1 है तो उसके डी में 1 है, 22 है तो उसके डी में 2 है, 23 है तो उसके डी में 3 है, 24 है तो उसके डी में 4 4 है, डी में कितना है 4 है। लेकिन ये इसका स्पेसिफिक याद रखना है, क्रोमियम है ना, क्यों, क्योंकि इसका जो है 3d5 4s1 हो जाता है, जबकि इन सब में क्या है 222 है इसमें, तो ये स्पेसिफिक हो गया। बाकी सब में वही है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है, फिर से यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और ये 10 है इसमें, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10 होगा तभी तो 30 बनेगा, तो यहाँ पर 10 है मैंने भाई, बस इतना याद रखो ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भाई पूरा याद रखना है आप लोगों को, तो बाकी मैंने तरीका बताया है कि उसको कैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर अगर याद है तो डी में कैसे कंसीडर करें जल्दी, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। बाकी हमने बता दिया इसमें क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होता है, ये होता है, और यहाँ पर है कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1 ये होता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही है इनका, ये तो छोटी-छोटी बातें हैं यार, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो बातें हैं ना, वो तो छोटी-छोटी है, वो आपको आना चाहिए। वो अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ कोर क्लास में जाके एक बार चेक कीजिए, मैंने पढ़ा रखा है डी ब्लॉक, उसके अंदर बढ़िया से बात कर रखी है ना। मैं उसका लिंक भी इसमें शेयर कर दूँगा, तो देख लेना। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से सुन लेना। अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया है, क्या-क्या? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल से क्वेश्चन पूछा गया है, या किसी भी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। एस में 2 रखना है और उसका एटॉमिक नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो डी में रखना है। सिर्फ क्रोमियम और कॉपर को याद रखना है कि उसमें चेंज करना है। उसका एस का निकाल के उसके डी में रख देना है, एक-एक बढ़ जाएगा, एक उधर एस में घट जाएगा, डी में बढ़ जाएगा, बात खत्म। ठीक है? उसके बाद आप बात करने वाले प्रॉपर्टीज की, है ना? प्रॉपर्टीज की। तो देखो भाई प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अपन है ना इसकी कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टीज मान लो, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन से सिर्फ 2 कंपोनेंट की, उसमें से क्वेश्चन ना बनेंगे बहुत ज्यादा। बस ये 3 चीजों पर आप फोकस रखना। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, सिर्फ 3 का मतलब ये नहीं है कि 3 ही बातें हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो मैंने कहा डी ब्लॉक के अंदर 3 बड़ी बातें कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रॉपर्टीज, है ना, एक क्या है प्रॉपर्टीज, और 2 कंपोनेंट है आपके सामने, क्या, एक तो KMnO4 है और एक K2Cr2O7 है। इसके प्रिपरेशन, इसकी केमिकल, इन दोनों की ये पढ़नी है। तो एक तो ये हो गई, इस पे फोकस रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी पे रखना है ना, प्रॉपर्टीज पे रखना है। और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन एलिमेंट की कहाँ है वो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अपन ने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सब बातें तो पढ़ ली है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। पहले जनरल प्रॉपर्टीज, फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या है, दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है, मेटल का पहला ही काम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी करंट भी बहुत अच्छा आता है ना। चलिए, लस्टरस एंड हार्डनेस। तो लस्टरस है, लस्टरस का मतलब क्या होता है,
अगर किसी मेटल को आप कट करोगे तो वो हमेशा शाइनिंग करेगी, इसकी लस्टरस बोलते हैं। डक्टाइलिटी क्या है? डक्टाइलिटी है कि आप किसी मेटल को जो है एक वायर में कितना बढ़ा सकते हो, वो मेटल है तो डक्टाइलिटी भी होती है। मेलेबिलिटी, किसी मेटल को पीट कर थिन सेट में कितना बना सकते हो, वो डक्टाइलिटी है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं, यस, कुछ मेटल्स है जिनके अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ मेटल्स है जिनकी अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है ना? क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक, है ना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई, फिर आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। तो एचसीपी और सीसीपी और बीसीसी ये सॉलिड स्टेट में पढ़ा करते थे। तो ये मैंने उसमें पढ़ा रखा है थोड़ा अच्छे से। डी ब्लॉक का जो लेक्चर है उसको जाके देख लेना। तो वहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी उसमें इस तरह के जो लैटिस स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? बीसीसी, ठीक है, एचसीपी और सीसीपी। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर से मेरे भाई, है ना? तो कौन कैसे बनाता है ये भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। तो आपसे इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब बात करते हैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसके अंदर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, है ना? अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो जो मैंने बोला है वहां से तो क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना? तो वो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हर बार क्वेश्चन बनता है। इसका एक रीजन आपसे जब पूछेगा तब आप आंसर जो देना है यहाँ पर, आंसर्स कैसे देना है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। भाई जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ आई क्या बात? इसका आंसर एग्जैक्ट क्या रहेगा? ध्यान रखना है, इस बात को ही ध्यान रख लेना। अगर आपसे कोई किसी का रीजन पूछ रहा है कि व्हाई दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका आंसर क्या दोगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिनिश। चलिए अब सुनो भाई, देखो अगर आप बात कर रहे हो 3D सीरीज की, किसकी बात कर रहे हो? 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज में हम स्कैंडियम टाइटेनियम से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? स्कैंडियम टाइटेनियम से। तो देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्रोमियम का सबसे हाई है। किसका सबसे हाई है? क्रोमियम। क्रोमियम से एक बार क्या हो जाएगा? डाउन होगा फिर इंक्रीज होगा। तो वैसे अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहा है क्रोमियम तक, फिर डिक्रीज हुआ, फिर सडनली वापस जो है वो इंक्रीज, और उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ इसका हाई होने का रीजन क्या है? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किसमें? क्रोमियम में। उसका आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देखोगे, तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ना 3d5 4s1, तो पूरे 6 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान रखना, 6 पूरे के पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका सबसे हाई है, पूरे में सबसे हाई है। तो सबसे हाई क्यों है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई है इसलिए। यहाँ पर बात करें, अब अगर आप 3D और 4D में पूछ ले, 3D और 4D में पूछ ले किसका, तो भाई अप टू डाउन जो है, अप टू डाउन चलोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, तो 3D से ज्यादा 4D का होगा, 4D से ज्यादा 5D का होगा। लेकिन अगर बात करें कि 3D में अपने आप में, तो यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिब्डेनम का होगा, यहाँ टंगस्टन का। तो आपसे जो रीजन पूछे मेल्टिंग पॉइंट का, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसी वजह से वहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये रहा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाई होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबर ऑफ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के अरेंजमेंट पूरा है, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात बॉइलिंग पॉइंट की सेट हो गई अपने माइंड में, अपने माइंड में बिठा के रखिए, क्वेश्चन आएगा, है ना? एंथैल्पी,
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ध्यान रखना इस बात का। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, यस, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको पूरी चीजें दिखे। ठीक है भाई, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है वो देखो जरा। तो देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ना मेरे भाई, वो आपको क्या करना है, किसी भी एटम को जो है वो यहाँ पर जो है ना, ये पूरा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, किसी भी एटम को कन्वर्ट करना है आपको, है ना, उसके एटॉमिक पार्ट में लेके आना है। किस में लेके आना है? एटॉमिक पार्ट में लेके आना है। तो आप क्या करते हो, कोई सॉलिड है उसको हीट करते हो, यस, तो हीट करते हो तो उसकी एक एंथैल्पी होगी, डेल्टा एच होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। और उसको हीट करके कहाँ ले आए आप? हीट करके उसको गैस में ले आए। किस में ले आए? गैस में ले आए। और गैस से फिर इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, है ना, जो भी कंपोनेंट है, मतलब सॉलिड में ए कंपोनेंट है जो सॉलिड में है, किसमें, और ये ए कंपोनेंट है जो गैस में आ गया, फिर ये ए कंपोनेंट है जो कि एक आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, आपका एटोमाइजेशन है। और यहां जो बात आती है वो क्या है, आयोनाइजेशन। क्या है ये? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई होप कि आपको एटोमाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, पक्का ना? ओके, तो एक यहाँ से जो भी स्टेट है उसको गैस में लाना, एटोमाइजेशन है, मतलब अलग अलग एटम में कर दिया। गैसियस में क्या होता है, अरे भाई गैसियस में जो है, गैसियस में क्या होता है, गैसियस में हर एटम अलग अलग हो जाता है ना। गैस का ये तो मतलब है, गैस का हर एटम अलग अलग हो जाएगा, या मॉलिक्यूल में अलग, जो कंपोनेंट बना हुआ है वो मॉलिक्यूल में या तो अलग अलग हो जाएगा या एटम में अलग अलग हो जाएगा। तो अपन को वही तो करना था कि पूरे को एक एटम में लाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो आपका क्या हो गया, एटोमाइजेशन एंथैल्पी का। अगर उस गैसियस स्टेट में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो दोनों समझ में आ गई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को। अब देखो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो उतना ही उसके क्या होगा, एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो सेम टू सेम जैसे मेल्टिंग पॉइंट काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो जैसे काम करता है, वैसे ही क्या होगा, एंथैल्पी का भी काम करेगा। एटोमाइजेशन एंथैल्पी का भी काम करेगा। क्या करना है, क्रोमियम तक बढ़ना है, फिर मैग्नीज घटाना है, फिर वापस बढ़ाना है, फिर आपका धीरे 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 डाउन करना है। सेम ऐसे ही, मतलब कुल मिला के एम बनाना है। एम जब एम बनाओगे ना, जब एम बनाओगे तो इस एम में ये वाला टॉप जो है ना वो इस टॉप से छोटा रखना है, ये वाला टॉप जो है इस टॉप से छोटा रखना है। ठीक है ना, इस तरह से चलना है। ओके, तो समझ आ गई, मतलब इसका भी रिलेशन या अनपेड इलेक्ट्रॉन की कहानी पे आ गया है। ठीक है भाई, हाँ एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई की कहानी सुन लो। देखो एटॉमिक रेडियाई की कहानी सुन लो, कहानी सुना देता हूं मैं। हाँ कहानी सुनो भाई। देखो ऐसा है कि आपको पता है कि ये एक एटम है, बिल्कुल, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल, और इस एटम में ये आउटर सेल है, बिल्कुल। अब आउटर सेल क्या है मेरे भाई, कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो इधर 4s में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3d कहाँ है, इधर है, 3d अंदर है। ठीक है ना, अंदर क्या है, 3d है। ये 1 इधर रखते हैं ताकि 1 2 3 और 4 ये हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ बढ़ रहे हैं, और यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन डी में तो यहाँ बढ़ता है। तो यार डी में यहाँ बढ़ता है तो यहाँ से प्रोटॉन की जो पावर है ना वो यहाँ से जाएगी जाएगी, लेकिन डी की शेप कैसी है, ऐसी है, डबल डबल। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो खाली है, और इस एरिया से जो है प्रोटॉन पावर वो इधर निकल जाती है ना, प्रोटॉन पावर जो है यहाँ से निकलती है। ये वाला एरिया जो है वो प्रोटॉन पावर को नहीं निकलने देता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक, तो अब ये कहीं ना कहीं फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ 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 कहीं पे मिलेगी, लेकिन इस जगह पे नहीं मिलेगी, नोड है। तो यहाँ से प्रोटॉन पावर निकल रही है, और वो प्रोटॉन पावर इस वाले एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे जा रही होगी। क्यों? क्योंकि एस वाला जो है ना स्पेरिकल होता है, वो कहीं से प्रोटॉन की पावर को निकलने नहीं देता है। ठीक है, अब वो प्रोटॉन पावर को नहीं निकलने देता है तो यार इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये पास नहीं आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है
वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो पास आएगी। तो ये क्या होगा, पास आएगा। तो देखो भाई, पास आएगा तो रेडियस छोटी नहीं होगी, पहले रेडियस यहाँ थी, अब रेडियस धीरे धीरे, तो ये धीरे पास आया पास आया पास आया, ऐसे ऐसे इधर इधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। अगर ऐसा है तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपकी जो रेडियस है ना वो घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, और घटती घटती कहां तक आ गई है, यहाँ आयरन। और अब आयरन कोबाल्ट और निकल तक आप क्या बोल दोगे, लगभग अप्रोक्स सेम है। मतलब स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, फिर टाइटेनियम की, फिर आपका जो है वैनेडियम की, फिर क्रोमियम की, फिर मैग्नीज की, और इसके बाद आप क्या बोलने लगोगे कि थोड़ा अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स है किसकी, आयरन, कोबाल्ट और निकल की, इसकी अप्रोक्स सेम है। और उसके बाद कहोगे कि स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है किसकी, कॉपर और फिर किसकी, जिंक की, है ना, बढ़ने लग जाती है। तो यहां से फिर ये इंक्रीज होने लगती है। अब इसका रीजन क्या है भाई, देखो आपने इसको पास बुलाया तो डिक्रीज डिक्रीज हो गई, लेकिन पास बुलाते गए तो आपने जैसे डी में 1 रखा तो एक प्रोटॉन का पावर एस पे गया, एस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा पास आया। फिर 2 पे गया और पास आया, फिर 3 पे गया और पास आया, 4 पे गया और पास आया, 5 पे गया और पास आया, 6 पे गया, है ना, पास आने लगा। लेकिन जैसे जैसे 6, 7, 8, 9 ये जब आप कर रहे हो तो आपको नजर नहीं आ रहा कि डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, इस डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ भी तो रहे हैं, नहीं बढ़ रही क्या। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे यहाँ पर तो इस s में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो s के जो इलेक्ट्रॉन से वो अब इस 3d के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होने लगेंगे, है ना, रिपेल फील करेंगे। और रिपेल फील करेंगे तो इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि डी के इलेक्ट्रॉन कहते हैं रुक जा, अब इधर अंदर नहीं आ सकता ज्यादा, हम बहुत सारे एकदम बहुत ज्यादा आ गए, 8, 9 के पास आ गए, हम भीड़ लगा के बैठे हैं, एकदम एकदम पास पास आ गए बहुत ज्यादा। तो हमारे पास ही जो है एकदम से भीड़ बढ़ी हुई है यार, हमारे खुद के पास स्पेस नहीं है, हम खुद आपस में रिपेल करने की टेंडेंसी में आ रहे हैं। तू कहाँ एंटर किए जा रहा है, कहाँ घुस रहा है भाई, है ना। तो वो ऐसे कहता है चल चल चलता बन, तो ये यहाँ से इसको रिपेल कर देते हैं, धक्का मारते हैं कि चल आगे चल, निकल, इधर नहीं, इधर ऑलरेडी हम ज्यादा है। तो इसको ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा फोर्स करेगा और ये रिपेल होंगे तो वापस साइज जो है जो पास कंटिन्यू आ रही थी अब वो थोड़ी सी दूर जाने लगेगी, है ना, रिपेल होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 3d में हाई हो जाने की वजह से, इंक्रीज हो जाने की वजह से वो जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल फील कर रहे हैं, इस वजह से वो वापस रेडियस जो है बढ़ने लगती है, इसकी साइज बढ़ने लगती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट, किसकी, इसको, ये डी की क्या है, सील्ड करने की पावर कमजोर है, इसलिए 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 एनर्जी निकल के कहां गई, 4s पे चली गई, इसलिए एनर्जी निकल के कहां गई, 4s पे चली गई। तो इसकी सील्डिंग इफेक्ट है ना वो पुअर है। लेकिन अगर बात करें एफ की, एफ की एफ की एफ की, तो भाई एफ में तो 6 ऑर्बिटल्स है, उसमें तो एरिया और ज्यादा है। मतलब सर वो तो प्रोटॉन, क्योंकि वो जैसे ये डी अंदर आता था तो n-1, यानी जो n बाहर है उससे एक कम अंदर, लेकिन एफ जब लिखेंगे तो n-2, मतलब वो जो n जो बाहर का रहेगा, n जो बाहर रहेगा उससे 2 अंदर रहेगा, 2 अंदर रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही इतना ज्यादा कटा फटा है यार, हाँ, एकदम एकदम छिन्न भिन्न है। तो ये जब इतना ज्यादा अगर डिस्ट्रॉय है, इतना ज्यादा ये कटा हुआ है, तो इसके एरिया से जो है न्यूक्लियस पावर वो आउटर सेल की तरफ जाएगी, तो ये जो है रोकने में, इस न्यूक्लियस पावर को रोकने में सक्षम रहेगी। तो हम कहेंगे इसकी तो डी से भी ज्यादा, डी से भी ज्यादा पुअर सील्डिंग है। पुअर क्या, वेरी पुअर है ना, है ना, क्या है, वेरी पुअर है, बहुत ही अति अति, है ना। तो इतनी कम सील्डिंग है कि सील्ड नहीं कर पाता है, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से भैया जो 4, ये कौन है, 4f है, ये कौन है, 4f है, और 5f, 4f से भी खतरनाक 5। तो इनकी पुअर सीडिंग इफेक्ट की वजह से जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, पास आने लगते हैं, है ना। ये तो रो की कम पाएगा ना। तो देखो यहाँ जिनकी जो रेडियई है ना, किसकी 4d और 5d की जो रेडियई है उनमें डिफरेंस बहुत कम, उनमें डिफरेंस बहुत कम होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स के अंदर 4f आने की वजह से, f आने की वजह से वो बिल्कुल पास आ जाएंगे, क्योंकि रोक ही नहीं रहा है, f रोक ही नहीं रहा है। अंदर बैठा f जो है, अंदर बैठा f जो है वो क्या कर रहा है, वो रोक ही नहीं रहा है। तो यहाँ जो 4f में जो f है वो यहाँ प्रोटॉन पावर बढ़ रही है, उसको रोक नहीं रहा है, वो वहां बाहर जा रही है और बिल्कुल पास आ गई। तो मतलब 4d और 5d जो है ना, 4d और 5d है, उनकी रेडियई तो लगभग लगभग सेम सी ही रहेगी। आई होप कि आपको रीजन समझ में आया क्या। क्यों? क्योंकि यहाँ 4f में क्या आ जाता है, इसमें 4 में क्या आ जाता है ना, 4d में क्या आ जाता है, 4d में क्या आ जाता है, आपके पास f आ जाएगा ना, f आ जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाई यहाँ पे जब f आ जाएगा तो वो सिल्ड करेगा, इसे कहते हैं लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे लेंथेनम के में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से 4f की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसे लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ऐसे ही 5d में 5d में 5d में 4d 5d, तो 5d 6d जो है उनके अंदर क्या होगा, आपका जो 5f इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सील्डिंग इफेक्ट्स होगी, उनकी क्या होगी, सील्डिंग इफेक्ट्स होगी। तो पुअर कॉन्ट्रैक्शन उसको कहेंगे हम, ये लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन है, उसको क्या कहेंगे हम, एक्टिनम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिनम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो अपन, हाँ सॉरी, 4d 5d है ना, तो 5d में तो आएगा 4f, 5d में क्या होगा, 4f आएगा। तो 4d किसके इक्वल हो जाती है, 5d के। तो 5d की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 4f है ना, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बिल्कुल नजदीक आ गई, किसके, 4f के नजदीक आ गई, है ना, सॉरी 4d के नजदीक आ गई। किसके नजदीक आएगी, 4d के नजदीक आएगी। किसकी वजह से, 4f यानी लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, 4f लेंथेनम। फिर जो 5d है उसमें भी तो जो है 6d के जो होंगे, 6d के वो भी तो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। किसकी वजह से, एक्टिनम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, एक्टिनम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई। यस यस यस। और ये स्कैंडियम वाली कहानी में भी समझ में आ गई। यस, बिल्कुल समझ में आई। तो भाई इसकी रेडियई जो है ना वो देख लेना आप, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से चल रही है। तो ये आपने बात समझ ली थी। चलिए, तो ये देख लो, यहाँ पर मैं अपने आप को हाइड करता हूँ थोड़ा। ये क्या है, शिल्ड करने की पावर सबसे ज्यादा किसकी है, एस की, फिर किसकी है, पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब एफ की तो बहुत ही ज्यादा, अति पुअर है, हा? बहुत कम है। ठीक है भाई। तो ये आ गया क्या, कि 4d और 5d जो सीरीज है उनके जो रेडियई है, साइज है, वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, अप्रोक्स सेम होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है मेरे भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी जस्ट मैंने बता दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे। यस। और अब ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड है, किस पे है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड है। देखो मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रेडियस से पूछे जाते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी से पूछे जाते हैं। तो इस चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है ना, इस पे थोड़ा फोकस रखना है बढ़िया से। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें, न्यूक्लियर चार्ज। तो आप लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। और अप टू डाउन क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी सेकंड, सेकंड से ज्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप कि ये बात जो आपको समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो यहां से क्वेश्चन है ना बनता है, और बढ़िया क्वेश्चन बनता है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना कि एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो Mn करता है। कितना, +2 से लेकर +7 तक। तो 3D के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई करता है
सबसे ज्यादा 100 तो वो क्या कौन है, Mn है। MnO, Mn2O3, MnO2, Mn3O4, Mn2O7, इतने सारे ये सोप करता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। और अब कौन कौन होंगे ऐसे जो ऑक्साइड शो करते हैं, तो ये देखो सारे ही करते हैं। बस इसमें एक चीज और, जैसे आपने Mn में याद रखा कि सबसे ज्यादा 7 शो करता है। अब गेम स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। एक चीज डायरेक्टली याद रख लेना, कौन, स्कैंडियम ओनली। स्कैंडियम ये अकेली ऐसी ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है जो ओनली ओनली सिंगल, क्या है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। कौन है, स्कैंडियम। और कितनी शो करेगी, +3। इसकी यही है। क्या सर, अगर ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, अगर ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो फिर हम इसे ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, इसको हम नॉन ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं बोलते। तो मेरे भाई, इसके कंपोनेंट जो है ना, इसको क्यों कंसीडर किया है, हालांकि ये बात विवादित में ही रहनी चाहिए, पर उसे क्लियर कर देते हैं कि कुछ कंसेप्ट कंसीडर करके बोले गए हैं। कैसे, ये स्कैंडियम है ना, इसका होता है +2 भी होता है ना, और +3 भी होता है। स्कैंडियम लिखोगे तो 21, 21 लिखोगे तो क्या होगा, 3D1 और 4s2, यही होगा। तो इसके S से गए तो 2 और D से गया तो 3, यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 3 भी है और 2 भी है। लेकिन इसका जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का नेचर में कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं मिलता है। इस वजह से ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, लेकिन उसका कंपोनेंट ही नहीं मिलता है। जो कंपोनेंट मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, +3 में ही मिलते हैं। इस वजह से ऐसी ट्रांजिशन मेटल है ओनली जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलती है, यानी +3 में ही मिलती है। आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सही करना है ना, इस कंफ्यूजन में उलझ के ना रहिए कि फिर जब सर उसको नॉन ट्रांजिशन ही क्यों कंसीडर किया है, तो मैंने उसका रीजन समझा दिया है ना। और ट्रांजिशन ही है, नॉन ट्रांजिशन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो सिर्फ ये बात मान के चलिएगा कि एक तो ट्रांजिशन मेटल है, 2 और 3 शो करती होगी, लेकिन उसका कंपोनेंट नहीं मिलता, कभी 2 का नहीं मिलता है कंपाउंड, इसलिए हमेशा 3 का मिलता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन, ऐसी ट्रांजिशन मेटल जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन, स्कैंडियम। इतनी बातें कर ली यार, अब तो याद हो ही गई होगी, है ना। आइए बात करते हैं टाइटेनियम की और वेनेडियम की। भैया मैं यहां से जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूं, वो बात ये है कि देखो, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर शो करते हैं, +2, +3, +4, ये सब। ये क्यों, ये जैसे मैंने ये बताया ना कि इसके इलेक्ट्रॉन एक एक निकालते जाओ तो बढ़ती चली जाएगी, ऐसे। तो Mn का 7 तक जाता है। अब आपको पता है क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि टाइटेनियम की सबसे मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 7। कौन है, 7। ठीक है, जिंक की मोर स्टेबल है, कौन सी है, +2। जिंक की मोर स्टेबल +2। अब ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, क्रोमियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोमियम से। किससे, क्रोमियम से। ध्यान रखना, क्रोमियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 है या फिर +6 है। तो एक तो ये +6 से +3 तक जाए, और एक जो है कि +2 में मौजूद है, तो बक्के वो +3 में जाएगी। किस में जाएगी, बक्के +3 में जाएगी। जब क्रोमियम +2 से +3 में जाएगी ना मेरे भाई, तो इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो ये किसी और को एक इलेक्ट्रॉन देगी। तो भैया ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान रखना, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पक्का समझ में आई मेरी बात। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कब है, ये भी ध्यान रखना, कब, क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3, यानी कोई कंपाउंड हमने क्रोमियम +2 से लिया है तो भक्के किस में जाएगा, +3 में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि उसकी मोर स्टेबल है, ये ध्यान रखना है ना।
चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। आयरन की +2 भी है और +3 भी। यहां पर बात करते हैं एमएन या तो +2 में, तो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमएन से। किससे? एमएन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रोमियम और एमएन, है ना। क्योंकि कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अच्छा यहां से देखो, मैंने कहा ना रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई दे आर वी यूज एज अ कैटलिस्ट, क्यों यूज करते हैं? because the D block elements most probably they are transition elements, they are showing more number of oxidation state, है ना, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से इनको हम कैटलिस्ट में यूज करते हैं, है ना। यस, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं उनमें, डिफरेंट वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से कैटलिस्ट में यूज की जाती है। Why if they having a more number of unpaired electron, that's why they can make a more number of bonded, more number of bond बनाएगी वो फिर, है ना, more number of bonds form करेगी, इस वजह से कैटलिस्ट में लेते हैं भाई। चलिए बात करते हैं आगे की। तो कोबाल्ट जो है +2 +3 में है। मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों को बात की इन पे, तो ध्यान रखना इसको। हाँ, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर को लेके। किसको है? कॉपर को। तो कॉपर +1 में भी है, कॉपर +2 में भी। इसकी स्टेबल कौन सी है? क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया है, स्टेबल कौन सी है? +2 स्टेबल है, +1 नहीं है, ध्यान रखना। +1 स्टेबल है, +2 स्टेबल है, +1 नहीं है। कौन सी है? +2 स्टेबल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, +2 स्टेबल है, +1 नहीं है। और जिंक में तो सिर्फ एक ही है +2 स्टेबल है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। यस, आगे चलते हैं। तो देखो भाई, ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हुई है, तो कौन कौन सी है वो सारी। ठीक ठीक है, इस पे मत जाना, यहाँ पे ये तो दिखाया गया है, इस पे मत जाना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है भाई? सबसे ज्यादा डी स्टेबल होगा, फिर हाफ फिल्डेड होगा, ये फुल फिल्डेड है, ये हाफ फिल्डेड है, और ये जीरो फिल्डेड है। ये सिर्फ किसमें है? ये सिर्फ आपस में इनमें कंपैरिजन है। ये दे आर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू अदर एक्सेप्ट दिस। इनको छोड़ के बाकी के कंपैरिजन में ये जो है ना मोर स्टेबल है। और अगर इनमें भी कंपैरिजन करें तो 3D जो है वो मोर स्टेबल है, सॉरी D10 जो है वो मोर स्टेबल है D5 से, और D5 मोर स्टेबल है D0 से। तो ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्डेड है, और ये जीरो फील्डेड है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे गए हैं। मैं इधर, हाँ इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। हाँ देखो, ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे गए कि टाइटेनियम +4 जो है वो मोर स्टेबल है टाइटेनियम +3 से, क्यों है? अरे यार, अगर टाइटेनियम +4 लिखोगे ना तो स्कैंडियम टाइटेनियम यानी 3D2 4s2, यही तो है ना। अब इसने इसकी जिंदगी में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन वो भी खो दिए आपने। S से गया 2, D से गया 3, और D से पूरे चले गए तो 4। अब 4 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की वजह से ये क्या है? मोर स्टेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके पास है Mn+2 Mn+4। तो Mn+2 Mn+4 में Mn+2 जो है वो मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है, ध्यान रखना। ये भी क्यों है यार? ये भी आपको पता है, D5 4s2 है, तो अगर आप यहाँ से +2 करोगे तो 3D5 बचेगा। 3D5 मोर स्टेबल है ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपने इससे और बढ़ा दिया तो फिर जो है वो D से 1 निकाल दोगे तो 4, तो अनसिमेट्री हो गई, तो ये तो फिर स्टेबल है ही नहीं, ये स्टेबल है ही नहीं। ठीक है ना? यस, ये आपसे, हाँ मैं अपने आप को हेड कर लेता हूँ। यहां से देखो क्वेश्चन अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो मैंने बातें की पॉइंट आउट, उस पर फोकस रखना है। दूसरा, आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो भाई 3D में तो ये अकेला Mn है,
4d में रुथेनियम है और 5d में जो है ऑस्मियम है। 5d में कौन है? ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम कितनी शो करता है? 8। रुथेनियम भी कितनी है? 8। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपसे पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो ऑस्मियम और रुथेनियम, ऑस्मियम ही अगर दोनों दोनों वैसे कभी नहीं होंगे और दोनों अगर हुए तो भी ऑस्मियम दे के आना, ठीक है, और स्टेबिलिटी के बेसिस पर। और ये आपका 3D में, और अगर 3D में पूछे तो Mn, 3D में पूछे तो Mn, अलग अलग डी में पूछे तो सबका अपना अलग अलग है ही, है ना, ठीक है, सबका अपना अलग अलग है ही। और देखो जरा आप बात करते हैं। हाँ, यहां से जो बात करने वाली है वो है कि ऐसे दो एलिमेंट कंपाउंड है, निकल और आयरन, निकल और आयरन। तो भाई निकल और आयरन जो है ना, निकल और आयरन दिख रहे हैं, निकल और आयरन, इन निकल और आयरन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे कंपोनेंट है जिनमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाए हुए हैं। किसमें? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, जीरो है, जीरो। आयरन का भी जीरो है। तो वो निकल जब बनाएगी तो ये, और इसका ज्योमेट्री अगर आपसे पूछ ले तो टेट्राहेड्रल है। क्या है भाई? टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इनका क्या है? टेट्राहेड्रल है। इसका क्या है? इसका इसका क्या है? देखो 5 है, 5 क्या है? 5। तो ये कौन सा है? ये है, क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका याद रखना, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है? निकल का अरेंजमेंट CO 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 CO, और आयरन वाले का कैसे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और नीचे भी कार्बन ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल होते हैं, कोबाल्ट में कार्बन जो ये C लिखा है वो, और ये यहाँ कार्बन नहीं है, C है ना, ये जो है इसका O छोटा होगा तो ये कोबाल्ट है, ये पहचान है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो चले आगे, चलिए आगे, थोड़ी काम की बात है वो समझ लो। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना क्या, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका आयनिक कैरेक्टर तो कम हो जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो MnO जो है वो क्या है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, ये लिखी हुई है, +2 है, +2 है तो कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। और MnO2 जो है वो कैसा है? +4 है। कैसा है? +4 है। तो भाई ये +4 है ना, तो ये कैसा है? आयनिक कोवेलेंट दोनों 50-50 के कंडीशन में, और 50-50 वाले एम्फोटेरिक होते हैं। 50-50 वाले क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। और +7 वाले यानी Mn2O7 जो है वो कंप्लीटली कोवेलेंट, यानी कि आपके पास क्या हो गया, इसमें कोवेलेंट कंप्लीटली नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो MnO बेसिक है, जबकि Mn2O7 जो है वो एसिडिक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना है? 7 है। किसका? इसका Mn इसका कैलकुलेट करते हैं, निकालना आता है ना, और ये तो निकालना आता है। Mn का नहीं पता, x मान लो, और Mn कितने? 2 प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना है? -2 इक्वल टू 0, क्योंकि माथे पे कुछ नहीं है। 2x कितना हो गया? माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो 2x कितना हो गया? 14, और x कितना हो गया? 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि +7। आगे निकल गया। इस तरह से हम सब पे निकाल सकते हैं ना, ठीक है भाई।
तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तब देखिए जरा, यहाँ Mn वाले से क्वेश्चन, सॉरी क्रोमियम वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको यहाँ देखना है कि मोर स्टेबल स्टेट जो है, मोर स्टेबल स्टेट जो देख रहे हैं, तो अपन नीचे नीचे की ओर आते हैं ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगती है। कौन सी? अप टू डाउन जाने पर कौन सा मोर स्टेबल होने लगता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबल होने लगता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर जिसकी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्रोमियम में +3 और में +6 दोनों में से कौन स्टेबल, और आपसे टंगस्टन पूछा जाए +3 और +6 में से कौन स्टेबल, तो आप जवाब दोगे कि ये ऊपर है तो +3 स्टेबल है और ये नीचे है तो इसका +6 स्टेबल है एज कंपेयर टू दोनों को जब हम कर रहे हैं। तो आपके पास मोलिब्डेनम और टंगस्टन में जो है ना, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करें तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जबकि क्रोमियम जो है वो किसमें है? +3 में स्टेबल है। किसमें है? +3 में स्टेबल है। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा किसी की भी बात कर लो, किसी की भी, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन एंड देन दे हैव मोर ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल्स, है ना, वो मोर स्टेबल हो जाएगी। चलिए आइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा और कॉपर का ही क्वेश्चन पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। किसका पूछेगा? कॉपर का ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? ये एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू टोटल इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान रखना, पॉजिटिव है। ये एकमात्र ऐसा है, पूरा ओवरऑल जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। मतलब हम जो इसकी एटॉमाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी को माइनस करेंगे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एटॉमाइजेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों है उस ऐसा, उसका रीजन पूछा जाएगा। वो चीजें हैं क्योंकि एक ऐसा है जिसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है ना, कंपेयर में करें तो बहुत कम है। इस वजह से क्यों भाई, इसका जो एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, चलो अभी बताता हूं मैं। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है वो आपका डेल्टा एच की बात कर लें अपन, यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा ए एच जो है वो प्लस डेल्टा आई ई एच जो है वो इसकी डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी एच, तो ये दोनों तो जुड़ती है और ये हाइड्रेशन माइनस होती है। तो ये पॉजिटिव तभी है जब इन दोनों का सम जो है वो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा है, तभी तो पॉजिटिव आएगी। बस सिंपल सी कहानी। तो मतलब ये हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों के सम से कम होनी चाहिए, तो इसमें कम है इसी वजह से पॉजिटिव आती है। बाकी सब में नेगेटिव आती है, बाकी सब में क्या है? नेगेटिव आती है। इसका मतलब बाकी सबकी हाइड्रेशन एनर्जी उनकी दोनों एटॉमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के से ज्यादा होगी। मैं हाइड करता हूं अपने आप को ना, ज्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रही, देखो यहां बात कर लेते हैं सारी की सारी, यहां पर बात करते हैं ना। देखो क्या है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहां पर इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, नोटिस करना एक एक चीज को। क्या पहली बात क्या है? पहली बात है ये कि सिर्फ सिर्फ इसकी पॉजिटिव है। देखो सबकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो ये कैसे आ रही है? देखो एटॉमाइजेशन, आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन, इन तीनों का सम, मतलब ये तीनों जुड़ेगी, तो डेल्टा ए एच प्लस डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन फर्स्ट और आयनाइजेशन सेकंड, तो सबको जोड़ दिया, माइनस कर दिया किससे? हाइड्रेशन, डेल्टा एच, डेल्टा हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आप देखो यहां पर कि आप इन दोनों को सम करोगे, इन तीनों को जो सम करोगे वो
इस हाइड्रेशन वाली वैल्यू से ज्यादा ही आएगी, इस वजह से कितना है ना 0.34 ज्यादा आ गई, यानी कि ये पॉजिटिव है। बाकी सब में इन तीनों का सम करने पर, इन तीनों का सम करने पर इससे जब माइनस करेंगे तो ये सारी कम है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए माइनस आएगी। अब एक तो बात आ गई पॉजिटिव किसकी है, एकमात्र अकेला कौन है, कॉपर है। दूसरी बात और देखना, इसमें ढूंढो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ये आपको ढूंढना है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, तो टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम। ठीक है, यहां पर एक दूसरी कहानी और देखते हैं। यहां पर हाँ, यहां पे देखो, यहां पे ढूंढो एक निकल, देखो निकल, निकल यहाँ ओवरऑल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी है, ओवरऑल में है ना, पोटेंशियल वाली नेगेटिव है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली टाइटेनियम की नेगेटिव है, और पोटेंशियल वाली सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी, कॉपर की है। लेकिन अगर आप आपसे सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें कि आपस में कंपेयर करो सारी हाइड्रेशन एनर्जी को, आपस में कंपेयर करो, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, एकमात्र कौन है, निकल। सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, निकल की है। तो ये ध्यान रखना, अगर निकल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पहले हाइड्रेशन एनर्जी से, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, निकल की है, और किसी की नहीं है ना। तो और की भी है वैल्यूज, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा, सारी नेगेटिव ही है लेकिन निकल की सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने जो जो बातें आपको बोली है, क्या उस पर फोकस हुआ आपका, यस बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना भाई, मैंने जो बताया उसका ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलिए, तो ग्राफ तो वही वाली बात है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एरिया में तो सिर्फ कॉपर ही गया है 0 के ऊपर, बाकी सब नीचे ही है, ओवरऑल किया। तो इसकी एक ऑब्जर्वेशन एनर्जी और एक कैलकुलेटेड एनर्जी, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेटेड। तो देखो रेड वाली जो बता रही है ना, वो तो है कैलकुलेटेड, रेड वाली तो क्या है, कैलकुलेटेड। और नहीं, रेड वाली तो ऑब्जर्वेशन वाली है ना, रेड वाली तो क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बाकियों में तो ठीक है, कैलकुलेटेड के साथ में है, लेकिन अगर हम बात करें कोबाल्ट की और हम निकल की बात करें, कोबाल्ट और निकल की बात करें, तो इनकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेटेड में डिफरेंस आता है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेट में डिफरेंस आता है, और थोड़ा बहुत कॉपर में भी आता है, ज्यादा नहीं, और थोड़ा बहुत इसमें भी आता है। तो और बाकी में ठीक है मामला, और बाकियों में ठीक है मामला, ठीक है। और ये जो 3 सर्कल किए हुए हैं ना, ये इसके 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 किए हुए हैं यहाँ पर, यानी मैग्नीज, मैग्नीज में, मैग्नीज में जो वैल्यूज है वो ये रही मैग्नीज वाली, ठीक है। ये ये लगभग लगभग इसके साथ, और ये जो है आपकी यहाँ पर, यहाँ पर तो सर्कल तो इनके हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इनका कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों में डिफरेंस है। किसमें, किसमें है, आपकी कोबाल्ट और निकल में। और सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, निकल की। और क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी निकल की है। और इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज पॉजिटिव एकमात्र किसकी, कॉपर की है। नेगेटिव सबसे हाई इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू टाइटेनियम की है, ठीक है। यहां से बातें हो गई है। चलिए आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये मैंने अभी समझा दिया कि इसको सम करते हैं, इसको माइनस करते हैं, उसके बेसिस पर वैल्यूज निकालते हैं। तो ये वैल्यूज आपको समझ आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ से तो कोई ज्यादा बड़ी बातें हम कर नहीं रहे हैं, बाकी आपको समझ आ गया है टेबल से, वहां से अपना काम हो जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स, मैं हाइड हूं, ओके। क्या है, हाँ, ये हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स कौन कौन बनाते हैं, कौन कौन नहीं बनाते हैं। तो देखो भाई, इसमें आपको किसके हैलाइड्स नहीं मिलेंगे, किसके हैलाइड्स नहीं मिले आपको, स्कैंडियम के मिले क्या, नहीं मिले। स्कैंडियम के हैलाइड्स ही नहीं होते, ये ध्यान रखना। किसके हैं, टाइटेनियम के हैं। तो टाइटेनियम के 4 वाले 3 है, 2 है, ठीक है। उसके अलावा वेनेडियम के भी है, क्रोमियम के, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबके हैं। सिर्फ किसके हैलाइड्स नहीं है, स्कैंडियम के हैलाइड्स नहीं बनते। किसके नहीं बनते,
स्कैंडियम के हैलाइड्स नहीं बनते हैं। ओके, ठीक है। ओके, कॉपर के दोनों में ही हैलाइड्स, निकल का सिर्फ ये एक है, जिंक का एक है, बाकी और में ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर बॉन्ड एंथैल्पी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बॉन्डिंग भी हायर होगी ना, बॉन्ड एंथैल्पी भी हायर हो जाएगी। हायर बॉन्ड एंथैल्पी होगी क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड ज्यादा होंगे यार, बॉन्ड ज्यादा होंगे तो याद रखना हैलाइड्स के साथ में टाइटेनियम के 4 बन रहे, वेनेडियम के 5 बन रहे, क्रोमियम के 6 बन रहे। इसके अलावा बाकी हैलाइड्स में किसी के इतने बॉन्ड नहीं बन रहे, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे सिर्फ, हाँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये बात भी याद रख लेना कि कॉपर एकमात्र ऐसा है जिसकी +1 में बनती है हैलाइड्स के साथ में, ठीक है ना। और उसमें से जब ये ना फ्लोराइड नहीं बनाता है, मतलब फ्लोराइड के साथ कॉपर नहीं बनाएगा, बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इसके साथ बना देगा कॉपर, लेकिन फ्लोराइड के साथ नहीं बनेगा। हैलाइड्स में भी ये चीज याद रखनी है कि +1 में कौन बनाएगा? सिर्फ एक बनाएगा, कौन? कॉपर बनाएगा। और जितने हैलाइड्स है उनमें सबके साथ बनाएगा, सिर्फ किसके साथ नहीं बनाएगा? फ्लोराइड के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है। और +2 की बात करें तो वो किसके साथ नहीं बनाएगा? I2 के साथ नहीं बनाएगा। +2 वाला जो है वो किसके साथ नहीं बनाएगा? I2 के साथ। +1 वाला किसके साथ नहीं बनाएगा? फ्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा, है ना। अरे भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो हैलाइड तो बना रहा था लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा, और +2 वाला भी बना रहा है लेकिन आयोडीन के साथ नहीं बनाएगा। ठीक है, आयोडीन के साथ नहीं बनाएगा, बाकी सबके साथ बना लेगा। तो ये भी बात समझ में आ गई है। चलिए, अब बात करते हैं आगे की, ऑक्साइड्स, है ना। ऑक्साइड्स की बात करें तो भाई सबसे खतरनाक ऑक्साइड्स जो है वो कौन सा है जिसके सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है? Mn2O7 इसी का बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ ऑक्साइड में स्कैंडियम भी बनाता है, टाइटेनियम भी बनाता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सब बनाते हैं सब। निकल देखो, निकल एक ही हैलाइड बनाया, एक ही ऑक्साइड बनाया, ठीक है, एक ही हैलाइड बनाया, एक ही ऑक्साइड बनाया। कॉपर में दोनों ही बने हुए हैं, जिंक में तो एक ही बनना है, वहां तो कोई और कोई चांसेस ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन हो ही रही है, ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यहाँ तक 7 तक जा रही है। ये तो चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। ओके, यहाँ एक नजर दौड़ा लेना, पेंटा ऑक्साइड, है ना, कौन सा? V2O5, ये पेंटा ऑक्साइड है। ठीक है भाई, तो एक तो इस पे ध्यान रखना, है ना, आगे क्वेश्चंस बनेंगे इनसे। एक तो ये हैबर कांटेक्ट प्रोसेस में काम आता है, किसमें? कांटेक्ट प्रोसेस में काम आता है। प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। उसमें एज ए रिएजेंट हम इसका यूज करते हैं, किसके लिए? SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के SO3 में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद पानी से यूज करते हैं, इसीलिए H2S2O7 यानी ओलियम, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, ओलियम। और इस ओलियम का क्या करते हैं? फिर हीट करते हैं, इससे अपन को क्या मिलता है? H2SO4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा। ये कांटेक्ट प्रोसेस है। क्या है भाई? कांटेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? ओके, चलिए, तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स, है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो किसके साथ ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं? तो हायर तो ऑक्साइड्स के साथ ही है ना। फ्लोराइड के कंपैरिजन में भी किसके साथ है? ऑक्साइड्स के साथ है। चलिए, तो आप यहाँ एक तो इसकी स्ट्रक्चर, चलो फ्लोराइड में इसकी भी स्ट्रक्चर याद रख लो, क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया, बाकी ये याद रख लेना, इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो देखो भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आप फेरोमैग्नेटिक को याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बाकी आपको डाय और पैरा रख लेना। डाय और पैरा में क्या है? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, नंबर ऑफ
अनपेड, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। कोई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया है। और अगर एक सिंगल भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अगर एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो फिर उसको अपन क्या बोल देंगे, पैरा बोल देंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, नहीं है तो डाया। ठीक है, ये पैरा का और एडवांस है, तो उसको अभी फिलहाल आप बात ही ना करें तो अच्छी बात है। ठीक है, आपसे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की क्या कहानी है, आपको काउंट करके चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कम पैरामैग्नेटिक है, ज्यादा है तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हुआ ना, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बस आपको चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कॉपर है, कॉपर का लिखा, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर 3d4 होता है, 4s, सॉरी कॉपर क्या, क्रोमियम है, सॉरी फॉर दैट, क्रोमियम है। टू होता है जो कि कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, 3d5 4s 1 हो जाता है, यही है, देख लो यही होगा, यही बना हुआ है। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत भारी पैरामैग्नेटिक है। Mn में देखो तो इसका 3d5 4s 2 होता है। देखो यहाँ पर इसमें तो 2 है और इसमें, तो इसके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 5। इसके 5 पे पैरामैग्नेटिक, यानी कि ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है, क्रोमियम है। फिर आ गया जिंक, जिंक में एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, जिंक में एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। इसी वजह से जिंक जो है वो आपस में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या करेगी, वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाती है, ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाती है, इसलिए वो सॉफ्ट है, वीक है, वीक मेटल्स के अंदर है और सॉफ्ट मेटल्स में आती है, हार्डेस्ट मेटल में नहीं आती है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मौजूद नहीं है इतने। ठीक है, इस वजह से वो सॉफ्ट होती है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक नेचर बताते ही है। चलिए अपन ने भाई डी ब्लॉक को खत्म कर दिया, लगभग लगभग डी ब्लॉक अपना हो गया फिनिश। ठीक है ना, अब एक पार्ट जो और रह रहा है डी ब्लॉक का, वो हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। तो मोमेंट ऑफ फिर इलेक्ट्रॉन्स हम क्वेश्चंस करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। यस, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। कैसे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पीछे लिखा होता है bm, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, इसको क्या, ये म्यू sp यहाँ लिखा होता है, जो कि क्या निकाल रहे हो आप, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलिए फटाफट चेक कीजिए, आ जाइए क्वेश्चंस पे कर लेते हैं बात, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ गया है भैया, चेक करो फटाफट, अभी जो पढ़ा उसी से आ गया है ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो बताओ क्रोमियम किसका पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एसोसिएटेड विद ओपन रेगुलर मोमेंट एंड ऑर्बिटल्स रेगुलर मोमेंट, तो ठीक है, स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल वैल्यू ऑफ क्रोमियम किसकी, अरे भाई क्रोमियम +3 की, क्या क्रोमियम का पता है, 3d5 4s 1 होता है ना, 1 होता है ना, 1 होता है ना, हाँ होता है। तो +3 है, मतलब एक इसमें से, दो इसमें से गवा दो, तो 3d3 और 4s 0, ये बनेगा इसका, ये बनेगा ना, यस बनेगा सर। तो बताओ डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फटाफट बता दो। सो 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये 3 3 + 2 ये करके सोल्व करके निकालोगे। अब मैं बता देता हूँ, आपको अंडर रूट निकालना नहीं है ना, इतना सोल्व कर लेना। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या था आपका, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू 1.7 के आसपास होगी, अगर 2 है तो वैल्यू 2.87 के आसपास होगी, अगर 3 है तो वैल्यू 3.87 के आसपास होगी, अगर 4 है तो वैल्यू 4.9 बोल लो, 89 बोल लो, इसके आसपास होगी, अगर 5 है
अगर 5 है तो वैल्यू आपकी 5.9 होगी। अगर 6 है तो वैल्यू आपकी 6.9 होगी। अगर 7 है तो वैल्यू आपकी 7.9 होगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। पक्का क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो देखो जरा, अब चेक करो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले। 3 ना, 3 तो 3 की कितनी होती है? 3.7 लगा दो टक, बी ऑप्शन। चले आगे। एसिडिफाइड कैमेनोफोर ऑक्साइड्स सल्फाइड 2 किसके अंदर होगा? SO4। ये तो अभी पढ़ना बाकी है, बाकी आपने ये चीजें देखी, ये भी पढ़ना बाकी है ना? चलिए तो एक काम करते हैं, अपन पहले है ना पढ़ लेते हैं, है ना? थोड़ा एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको पढ़ लेते हैं। आइए इसे पढ़ना है, कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट और पढ़ने, फिर ये अपन डी वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। एफ का रोक लेंगे, एफ की बातें बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, उससे इतने खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो हम सबसे पहले इसकी बातें करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यस, तो अपने पास 2 कंपोनेंट पढ़ने हैं अपन को। एक तो है कौन सा? K2Cr2O7, है ना? क्रोमियम कंपाउंड पढ़ना है, एक मैग्नीज कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है ना, कैमेनोफोर। तो चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं, इसको पहले फॉर्म कर लेते हैं। कैसा होता है? इस तरह का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ये कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 है, ठीक है। ये इस तरह के जो है इसका, और जो है इसकी इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो मिलेगी आपको, ये वाली और, ठीक है ना। तो क्रोमाइट और इसको बोलते हैं, और ये इस आयरन क्रोमाइट के साथ भी ये मिलता है, तो क्रोमाइट और इसको अपन बोल देंगे, क्या बोल देंगे? क्रोमाइट और बोलेंगे इसको, या आयरन क्रोमाइट बोलेंगे, क्रोमाइट बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहले स्टेप देखो, ये देखो क्या कर रहे हैं अपन, इसको कहां से बना रहे हैं? ध्यान से सुनना। सोडियम क्रोमेट, किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? सोडियम क्रोमेट का। डाइक्रोमेट तक चलेंगे, क्रोमेट से लेकर कहां तक? डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को किससे बना रहे हैं? आयरन क्रोमेट, आयरन डाइक्रोमेट से। किससे? आयरन डाइक्रोमेट से चल रहे हैं। तो देखो भाई, यहां से कहां पर? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो सोडियम क्रोमेट मिल गया। क्या मिल गया? सोडियम क्रोमेट मिल गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछेगा, इसलिए इसे ध्यान रखना। कैसे? इस तरह से रिएक्शन करवाएगा, कहेगा ए कंपाउंड बताओ, ये तो इधर दिया होगा ए कंपाउंड ए, तो ये ध्यान रखना। साथ में अब देखो, तुमने लिया है आयरन, पहली बात याद कर लो, क्या? आयरन डाइक्रोमेट से बना रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं। अब जब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में CO2 निकलता है, तो एक तो CO2 निकाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिया है और एक आयरन है, तो आयरन का ऑक्साइड निकल जाएगा, है ना। आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 होता ही, और बाकी तो आपको जो है सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। तो पहले वाले में सोडियम क्रोमेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पहले वाले में सोडियम क्रोमेट। दूसरे वाले में जब सोडियम क्रोमेट में बन जाएगा, तो उसमें एसिड का यूज करेंगे। एसिड ही ऐसा है जो उसे डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। क्रोमेट से डाइक्रोमेट में ले जाने से एसिड ही होगा, और इसका कलर येलो होगा। इसका कलर क्या होगा? येलो। और ये किस में चला जाएगा? रेड ऑरेंज में चले जाएगा। किसमें? रेड ऑरेंज में चला जाएगा मेरे भाई। ये कलर चेंज होगा, कलर चेंज, है ना। ये इस तरह से देखो, ये वाला, है ना, ऐसे हो जाएगा। देखो जरा, तो हमने क्या बोला है कि येलो था, एसिड ही ऐसा है, मैं फिर बोल रहा हूं, एसिड से ये येलो से रेड ऑरेंज में चला जाएगा, मतलब एसिड का यूज करते हैं। और बेस का यूज करते हैं, वापस किस में आ जाएगा? येलो में आ जाएगा। बेस का यूज करते हैं, वापस किस में आ जाएगा? येलो में आ जाएगा। तो आपके पास क्या है कि आपने सोडियम क्रोमेट में एसिड डालने से डाइक्रोमेट बन गया, क्रोमेट में एसिड डालने से डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर? तो देखो, एसिड डाला, यस, एसिड डाला है तो एसिड से पानी तो निकलेगा ही, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फिर आपके पास जो है एसिड में सल्फेट था, वो सोडियम को ले बैठा, सोडियम सल्फेट बना बैठा, है ना, और सोडियम डाइक्रोमेट ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड की एक बात याद रखना कि एसिड क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन ऑफ द, किसका बोल रहे हैं? डाइक। अब अपन को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें पोटेशियम लाना है, तो सोडियम को हटाना है, और कुछ नहीं करना है। तो KCl से रिएक्शन करवा दो,
और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, ये लाइट ऑरेंज है, ये डार्क ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना सा होगा। लाइट ऑरेंज से किसमें, डार्क ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, ये तो पहले फर्नेस में अपन इसको यूज करते हैं, है ना। और इसको फर्नेस के अंदर हीट करेंगे, तो हीट करने से जो है किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि आपको आयरन डाइक्रोमेट से क्या मिल जाएगा, क्रोमेट मिल जाएगा, है ना। और आयरन लिया तो उसका ऑक्साइड निकल जाएगा, और कार्बोनेट लिया तो उसका CO2 निकल जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपने उसमें एसिड डाला तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, वाटर निकलेगा ही। एसिड होगा तो पानी तो निकलता ही, एसिड में वाटर तो निकलता ही, याद रखना। एसिड डिहाइड्रेशन कर देगा, ठीक है ना, और सोडियम सल्फेट बनेगा ही। ठीक, और कलर में चेंज आएगा, मोटा मोटा क्या है, कलर में चेंज आ जाएगा, येलो से ऑरेंज हो जाएगा। फिर अपन KCl लेंगे, थोड़ा सा ये लाइट था तो डार्क हो जाएगा, लाइट था तो डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये क्या है, एसिडिक। अगर एसिडिक होगा तो ये येलो से किसमें, इसमें चला गया। अगर बेसिक होगा तो ये वापिस जो है ऑरेंज से किसमें आ जाएगा, येलो में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो बात कर रहे हैं अपन इसके स्ट्रक्चर्स की। हाँ, इसके स्ट्रक्चर्स की बात जरूरी है याद करना, इसके स्ट्रक्चर्स की बात जरूरी है करना। क्यों, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्रोमेट है। तो ये क्या है, ये डाई क्रोमेट है। ये क्या है, डाई क्रोमेट है ना। तो क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल है। कैसा है, टेट्राहेड्रल है, मतलब CR पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंपल CR है ना। तो ये इस पे डबल बॉन्ड हो, ये लगाना है। और -2 तो है ही इस पे, -2 है इस पे, -2 पूरे पे है। तो ये आपके पास हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। 8 है ना, ये गलत, थोड़ा सा एक गलत हो गया इसमें ना। क्या गलत हो गया, ये बॉन्ड कितना बना पाएगा, सिर्फ 6 बना पाएगा ना। कितना बना पाएगा, 6 बना पाएगा। मर्जी आए नहीं, मर्जी आए नहीं भाई, मर्जी आए, अरे आ जाना यार। ये ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, और ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल जैसा होगा। ऐसे आपके पास डाइक्रोमेट का है, तो डाइक्रोमेट का भी जो है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है। यहाँ से ये दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गए, दो टेट्राहेड्रल जो है वो आपस में जुड़ गए, दिख रहे हैं आपको। दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ गए, और दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 126 है, 126 है। बाकी इधर का तो आपको पता ही है कितना है, 109°28 के आसपास का है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो चलिए बात करते हैं आगे की। अब देखो, ये एसिडिक में क्या है, रिएजेंट का काम करता है। एसिडिक में क्या है, एक रिएजेंट का काम करता है। कैसे करता है, ये अपने ऑर्गेनिक में बहुत काम का है। अगर आपने डाइक्रोमेट बना लिया ना, अब उस बने हुए डाइक्रोमेट को देखो, आपने क्रोमेट को एसिड में लिया, किसमें, एसिड में लिया, क्रोमेट को एसिड में लिया तो डाइक्रोमेट बना, डाई डाई क्रोमेट बना। लेकिन यहाँ डाइक्रोमेट बनने के बाद हम एसिड का यूज कर रहे हैं, डाइक्रोमेट में एसिड का यूज करेंगे तब फिर वो एक नेसेंट ऑक्सीजन हमें देगा, है ना। क्या देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का, उसी को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब फ्री है वो अपने आप में, ठीक है, एज अ फ्री रेडिकल टाइप का रहेगा। तो ये आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसी ऑक्सीजन का यूज हम ऑक्सीडेशन में करते हैं, इसी ऑक्सीजन का यूज हम ऑक्सीडेशन में करते हैं। इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में एसिडिक लिखा होगा, आपने देखा होगा ना कि K2Cr2O7 के साथ में लिखा होता है हमेशा H2SO4, या एसिडिक, एसिडिक, या फिर ऐसे साथ में इस तरह से H+ लगा होता है ऑर्गेनिक के अंदर। हाँ, तो वो इसीलिए कि वो एसिड के साथ में क्या करता है, क्या देता है हमें, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसकी भी रिएक्शन याद रखना, ये भी पूछी गई है कि K2Cr2O7 को अगर एसिड के साथ लेते हैं तो H2O नेसेंट ऑक्सीजन, और
K2SO4 सल्फेट है तो मेटल वाली निकल जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट दोनों मेटल पे आके बैठ जाएगी, क्रोमियम पर भी आ गई और पोटेशियम पर भी आ गई। तो क्रोमियम, दो क्रोमियम SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है, निकालो इसको, कितना है, +6 है और +6 से किस में चली गई, ये +3 में चली गई एसिड के अंदर। तो क्या हो गया, +6 से +3 में गया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए कि नहीं किए। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो खुद का रिडक्शन हुआ और दूसरे जिस किसी से इलेक्ट्रॉन छीने होंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसीलिए ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, डाइजिंग क्या है बेटा, एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सीधा सीधा कहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया +6 से +3 में पहुंच गया, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एल्कोहल में आपने इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और एसिडिक में पहुंचा देगा। हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पढ़ा है ना ये, यस यस। तो यहाँ ये एक H और एक O था, वहां पर एक O कहां से आ गया, H और O तो ये दिख रहा है लेकिन ये O कहां से आ गया, तो भाई ये O जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यही नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो कि एक ऑक्सीडेशन में काम आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ सबका अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, इसको इतना फोकस भी ना करे तो चलेगा, बट देख लेना कि देखो यहाँ पर जो है डाइक्रोमेट है, एसिड के साथ लिया, यस, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए, हाँ। यहाँ मेटल सल्फेट है, अब सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और फेरिक सल्फेट में हो गया, तो आप चेक कर लो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो गया होगा, है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो भाई फेरस का मतलब यहाँ तो ये तो +2 में है और यहाँ पर +3 में चला गया, तो देखो इसने आयरन का ऑक्सीडेशन कर दिया, है ना। ऐसे यहाँ पर सल्फाइड की बात करो तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में यहाँ -2 है, यहाँ क्या है, -2 है और सल्फर में ले आया मतलब 0 में ले आया, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और ये कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो देखो ये दोनों आपने लिया फेरस सल्फेट के साथ में तो हो गया, H2S के साथ लिया तो सल्फर में कन्वर्ट कर दिया। आपने HCl, इसमें खुद एसिड है ही, ये एसिड है और ये इसके साथ में लिया तो देखो यहाँ पर यार क्लोराइड, यानी किसका हो गया इसमें, एसिड में तो ये खुद जो है एसिड में ये क्या हो गया, +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। सब में यही हो रहा होगा। तो Cl को देखो यहाँ -1 था, यहाँ 0 हो गया, -1 था 0 हो गया, तो Cl का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऐसे इनका भी देख लो यार, KI का भी ऐसे ही कर रखा है, दिख रहा है KI का, पोटेशियम आयोडाइड का, इसके एसिड के साथ में इसको लिया तो देखो -I से 0 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो टिन क्लोराइड में Cl पे माइनस था, यहाँ इसने, अच्छा टिन है तो टिन में क्या किया, टिन को इसने +2 है, यहाँ +4 में भेज दिया, इलेक्ट्रॉन निकलवा दिए, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, टिन क्लोराइड है ये, आप टिन भी बोल सकते हो, टिन क्लोराइड ना, तो ध्यान रखना, ठीक है, यस। मिनिमम ऑक्सीडेशन के साथ जो यूज होता है वो अस होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के साथ इक होता है। अब एक और लास्ट कंपोनेंट ये, तो इसको पढ़ लेते हैं, फिनिश करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अपने टाइट्रेशन में यूज होता है ना, ऐसा ही कलर होता है इसका, ऐसा कलर होता है, सोल्ट है और इसका यूज हम जो है पोटेशियम ऑक्साइड से, ये बन गया इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट तो हाइड्रोजन मैग्नीज ऑक्साइड से बनाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है, हाइड्रोजन परमैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो बनेगा कैसे, तो देखो भाई बनेगा तो ऐसे, कैसे कैसे, मैग्नीज ऑक्साइड है उसका बेस के साथ में, मैग्नीज ऑक्साइड है उसका बेस के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, वहां पर क्या था, वहां पर Na2CrO4 था, उसका आपने किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाया था। यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा यानी बेस के साथ करवा रहे हो, जिससे आपको क्या मिल गया, K2MnO4 मिल गया,
पोटेशियम मैग्नेट मिल गया, पोटेशियम मैग्नेट है। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है ना। पायरोलुसाइट बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, पायरोलुसाइट या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से पोटेशियम मैग्नेट में पहुंच गया। अब पोटेशियम मैग्नेट एक तो ये मिल गया, दूसरा देखो यहाँ पर एक और मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में पोटेशियम कार्बोनेट, वहां सोडियम कार्बोनेट था, पोटेशियम कार्बोनेट लिया और उसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी लिया है। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। क्या मिलता है? पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। और देखो कार्बोनेट लिया ना तो फिर CO2 तो निकलेगा ही यहाँ से, NO2 निकल गया, NO3 से NO2 निकल गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन छोड़ गया। यहाँ पे जब इसमें फिर अपन क्या करते हैं, इसकी अपन है ना वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई वहां एसिड में डाला था तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ वाटर में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नेट जो है परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेशियम मैग्नेट जो है वो किसमें? पोटेशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है वाटर में यूज करने से, ठीक है। मैग्नीज के MnO4 और MnO2 साथ में, KOH साथ में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए लेबोरेटरी वाला है, इसको देख लो, जो भी है Mn सल्फर के साथ में देख लो इसको, ये रिएक्शन भी देख लो यार। हाँ ये कई बार उल्टी भी आएगी आपको इस तरह से, है ना, ये वाली जो भी लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए लेबोरेटरी में। ये उल्टी लिखेगा, इसको इस तरह से लिखेगा। क्या है? मैग्नीज परमैग्नेट के साथ में आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, और यहाँ पर 16H है, देखो 16H जहां दिखेगा ना तो वहां वाटर के मॉलिक्यूल कर देना उसके आधे, 8H2O कर देना, तो 16 यहाँ नजर आ जाएगा तुम्हें, हाइड्रोजन, यस। और ये मैग्नीज ऑक्साइड है तो Mn में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और आपको भेजना है +2 के अंदर, किसमें भेजना है? +2 के अंदर, ठीक है। और यहाँ 10SO4 है जो कि H2O8 -2 में चला जाता है, ओलियम वाली कहानी बन रही है, H2 है, मतलब ये वाला बनेगा ये, ठीक है, H2O8, ठीक है भाई। ये 5 है, ये 8 है, ये 2 है, तो यहाँ ये 10 दिखेगा तो इसको 5 कर देना, ये 16 दिखेगा इसको 8 कर देना, यहाँ 2 है तो ये 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए लगभग लगभग खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, कैसे? मैग्नेट से किसमें? परमैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस से भी अपन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्साइड भी कर रहे हैं इसके अंदर, ये इंडस्ट्रियल में है। और ये जो था वो लेबोरेटरी वाला था, ये लेबोरेटरी में अपन करते हैं। लेबोरेटरी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल के लिए अपन करते हैं, इसलिए टाइटेशन में यही इक्वेशन लिखते हो आप। टाइटेशन जब करवाते हो ना तो उसके अंदर यही इक्वेशन लिखते हो, तो ये ध्यान रखना इक्वेशन क्या लिखनी है। आपने लिया परमैग्नेट, यस, ब्यूरेट के अंदर रहता है, यस यस, इसमें 10SO4 -2 और +16H+ होते हैं। तो आप क्या करते हो इसमें कि ये 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ आपको 2Mn+2 में मिल जाएगा, यही रिएक्शन याद रखना। और ये 5, ये 10 है तो आप इसको 5 में कन्वर्ट कर देना, H2O8 -2, और ये 16 दिख रहे हैं तो इसको आप क्या कर दोगे? 8H2O में कन्वर्ट कर देना, बस ये हो गया आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने लिख दी। पहचान क्या है कि +7 से कहां पहुंच गए अपन? +2 तक पहुंच गए, +7 से +2 तक चले गए। तो भाई इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तो खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, ये कैसे होते हैं? डार्क डार्क पर्पल कलर के होते हैं ना, पर्पल कलर के हैं, एनहाइड्रस है, निडल से क्रिस्टल्स होते हैं, यस, इस तरह के निडल से क्रिस्टल्स हैं, ये देखो निडल से क्रिस्टल्स हैं। दूसरा क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल है, किसका? इसका KClO4 का आइसोस्ट्रक्चरल है, और मॉडरेटली वाटर में सोल्यूबल है, इसीलिए अपन जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका 1.5 या 1 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व नहीं करते हैं पर लीटर में। वैसे 2 तक बोला जाता है लेकिन 2 मुश्किल से ही फिर डिजोल्व हो पाता है ना, 2 ग्राम पर लीटर तक की बात होती है, इससे ज्यादा तो हम डिजोल्व ही नहीं कर सकते किसी कंडीशन में, ठीक है। यस, वन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर इसको हीट कर देते हो आप
तो पोटेशियम परमैंगनेट से वापस इसमें आ जाएगा ये, है ना, मैग्नेट में। चलिए, तो इसका आइसो स्ट्रक्चरल ये रहा भाई, आइसो स्ट्रक्चरल एक जैसे दिखने वाले टेट्राहेड्रली ये मामला। MnO4 का जो है MnO4 है तो ये, और आइसो स्ट्रक्चरल किसके साथ है, टेट्रा, इसमें भी टेट्राहेड्रल है और उसमें भी टेट्राहेड्रल है, और KClO4 का भी टेट्राहेड्रल ही है, आइसो स्ट्रक्चरल KClO4 के साथ में। यस 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 यस। तो एक चीज और यहां से ध्यान रखनी है, क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक है MnO4-2, एक है Mn+2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। और अगर Mn+7 में है, Mn किस में है, +7 में, और Mn+2 में है, +2 में है, तो यार इसका क्या होता है, 3d7 सॉरी 3d5 4s2, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 3d5 4s2, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d5 यानी डी में इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 7 के 7 जाएंगे, 5 भी जाएंगे, 2 भी जाएगा, तो 3d0 है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पर, नहीं, तो डायामैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रखना कि परमैग्नेट क्या है, सॉरी मैग्नेट, मैग्नेट तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेट तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और परमैग्नेट क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो ऐसा भी ध्यान रखना कि जिसके साथ पर लगा है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, और जिसके साथ पर नहीं लगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो जैसे यहाँ मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, तो वो तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसमें परमैग्नेट है, तो ये पैरामैग्नेटिक मत करना है, इसको डाया करना है। क्या करना है, डाया। या फिर अगर इस तरह की ट्रिक से नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तो आप वैसे ही आप पता कर लोगे, उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो एनी टाइप ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन टू देयर, ना वहां है ही नहीं, तो ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात समझा दी आपको, डायमैग्नेटिक क्यों है, पैरामैग्नेटिक क्यों है। ठीक है भाई, ये कहानी इसकी कि एसिडिक में क्या होगा, तो एसिडिक में ये भी क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। KMnO4 भी एसिडिक में क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है मेरे भाई, नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। तो KMnO4 H2SO4, तो इसको करते हैं K2SO4 बन जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इसमें A B के नाम से पूछी गई है, MnSO4 और H2O, एसिड डलेगा तो H2O तो निकलेगा ही, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। और ये KMnO4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnSO4 में। MnSO4 मतलब +2 इसमें है, +7 से +2 चला गया, +7 से +2, और H2SO4 है तो यहाँ पे सल्फेट का कंपोनेंट, और यहाँ K2SO4 ये भी सल्फेट का कंपोनेंट, और H2O तो निकलेगा ही। तो इसके साथ सल्फेट चिपका देना है, इसके साथ भी सल्फेट चिपका देना, खत्म कहानी। इस बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम KOH4 है, ये बेसिक मीडियम में भी क्या देता है, ये बेसिक मीडियम में भी ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और न्यूट्रल में भी ये क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, पानी में भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो भाई KMnO4 को चाहे एसिडिक ले लो, चाहे बेसिक ले लो, चाहे वाटर ले लो, सब में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सब में क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, हो जाएगी याद। तो ये K2MnO4 में H2O, यहाँ सल्फेट थे तो दो सल्फेट के कंपोनेंट, H2O नेसेंट ऑक्सीजन, H2O नेसेंट ऑक्सीजन, और ये वाटर के साथ वाटर नहीं बनेगा, KOH और MnO2। तो ध्यान रखना, इधर वाटर है तो इधर वाटर नहीं है, इधर वाटर नहीं है तो इधर वाटर है, वाटर ओ वाटर वो तो ऑक्सीजन तो सबके साथ होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। चले आगे, अच्छा अच्छा, मैं दिख रहा हूँ ना, ये लो हाइड कर दिया मैंने, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, देख लो। चलिए आते हैं वापिस। देखो भाई क्या चल रहा है, ये एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो पढ़ लिया अपन ने, एसिडिक, है ना, KMnO4। अभी अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जब हमने इसको इसके साथ लिया, जब हमने इसको इसके साथ लिया तो नेसेंट ऑक्सीजन दिया, तो उसी नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देगा, यहाँ से इसका ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा और H2O के साथ बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, और यहाँ S में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ जब ऑक्सीजन लिया वाटर के साथ में, तो SO4 से क्या किया, इसे +6 में भेज दिया +4 से, तो यहाँ से भी है ना
सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऊपर देखा था हमने, आर्सेनिक का इसने कर दिया है, आर्सेनेट में कर दिया है, आर्सेनिक का आर्सेनेट में कर दिया है, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम में भी ये इस तरह से क्या कर रहा है इसका। चलिए, बेसिक मीडियम में भी करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम खत्म इधर से। तो चलिए आ जाइए, अब आप बारी आ गई है आपके क्वेश्चंस की। तो चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए। अब आप जो है डी ब्लॉक वालों का बैंड बाजा बजाना स्टार्ट कर दो, है ना। चलें स्टार्ट करते हैं बैंड बाजा। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंड बाजा। पहला बाजा बज गया, यस। दूसरा बाजा, हाँ देखो यहाँ पे था ना कि कैमोनोफोर के साथ ऑक्साइड सल्फाइड लेते हो तो क्या बनता है आपका एसिडिफाइड कैमोनोफोर ऑक्साइड्स सल्फाइड 2। तो किसके साथ जाते हैं ये सल्फेट के साथ, के का भी सल्फेट बनता है और इसका भी H2SO4, है ना। तो कौन सा लेते हो, H2SO4 ही लेते हो, यही बनता है डी। ठीक है, समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया सर। चलिए आइए दूसरी बात करते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। कंप्लीट करो यार इसको, देखो ये क्वेश्चन आ गया उसी से, अभी जब था उसी से। क्या था यहाँ पर लिखा था ना, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 2 है, इसको तो Mn+2 में कन्वर्ट करना है, +2 में, क्योंकि ये क्या है +7 में है, तो +2 में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ इसको लिख दो 2 प्लस। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 6, क्या दिख रहा है 6 ना, 16 है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा 8H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, 8H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो I है यहाँ पर 10I है तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10I है तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, माइनस से 0 में पहुंच जाएगा, कितना 10 कितना 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया आपका बैलेंसिंग, खत्म कहानी। इसको बताओ, इसको 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 कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। Fe का ऑक्सीडेशन करते थे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये किस में था +6 से किस में होता था +3 में, तो ये तो हो गया +3 में, ठीक है। 2 है तो 2 प्लस, दूसरा क्या था, ये इसका ऑक्सीडेशन करना है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, तो Fe2 से किस में हो जाएगा Fe3 में हो जाएगा, Fe2 से किस में हो जाएगा Fe3 में हो जाएगा। और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना है 7 है, 7 जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा कर दो, है ना, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा कर दो। यहाँ I माइनस था, I 0 में चला गया, या Fe जो है +2 में है तो Fe +3 में चला जाता है। इसके साथ जो कुछ नहीं दिया तो उसको अपन को भी नहीं लिखना है ना, आगे बात समझ में। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो दिख ही रहा है, +6 से किस में चला गया +3 में, मतलब अपना क्या किया है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो कहां से खाए वो इलेक्ट्रॉन, इससे खाए, कितने खाए, एक ने 3 खाए तो 2 ने कितने खाए 6, तो इसमें भी वही कहानी है ना, इसमें भी वही कहानी है। तो टोटल यहाँ से कितने जा रहे हैं देखो, बैलेंस भी हो गया, यहाँ 6 Fe है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 6 Fe ने 6 इलेक्ट्रॉन दी, 6 इसने खाए, हो गया बैलेंस हो गया यार, आगे समझ में। और देखो क्वेश्चन कब पूछा गया वो भी देख लो, 25 में ही क्वेश्चन आया है, 25 में क्वेश्चन पूछे, 25 में 25 के क्वेश्चन से ये देख लो आप, 25 के क्वेश्चन बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं ना। यस, द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज, है ना। बताओ इसमें से कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज गिवन एज दिए गए हैं नीचे और उनके आंसर्स देने हैं। कह रहा है कॉपर हैज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, है ना, वाई वैल्यूज हैज, तो मैंने बोला था ना कॉपर का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज है ये ई इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज वो कितना होता है पॉजिटिव में होता है, और कितना होता है 3.4 के आसपास होता है, क्या होता है 3.4 वोल्ट के आसपास। तो यार ये पॉजिटिव में होता है इतना, इतना पॉजिटिव होता है, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, 0.34 होता है या 0.34 होना चाहिए यार, कुछ तो मामला गड़बड़ है ना।
हाँ 0.34 है। ध्यान रखना भाई वहां पे भी। मैं वही तो चक्कर पड़ गया यार, इतना तो होता ही नहीं है। वहां एक जगह और मैंने पढ़ा है, वहां पे भी ऐसा कुछ बोला है ना। हाँ वहां पढ़ाते वक्त ही बोला होगा। 0.34 वोल्ट है। 0.34 वोल्ट है। 3.4 नहीं है। 3.4 नहीं है, हाँ। ये अकेला ही भले इसमें है लेकिन पॉजिटिव में है ना। तो क्या रीजन था इसका कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है बहुत ही कम थी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में, है ना। एटोमाइजेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, एंथैल्पी है, वो क्या है, बहुत ही कम है इसके सम से। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये बताना है आपको इस वजह से। चलिए, विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो भैया इसमें से जो है कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद करो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बोला था मैंने क्रोमियम का याद रखना, बोला था ना। क्या करना है, क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में इसलिए जाता है क्योंकि क्रोमियम +3 की ये क्या है,